रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले भारतीय संविधान में हमने अनुच्छेद भाग 5 तक देखा हुआ है, जहाँ पे हमने अनुच्छेद 151 तक की चर्चा की हुई है। तो आज हम देखेंगे भाग 6, जो कि राज्य से संबंधित है। यानी जो भाग 5 था वो संघ से संबंधित था, और ये जो भाग 6 है ये राज्य से संबंधित है। और जो हमारा भाग 6 है ये अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारा अनुच्छेद 152। इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य के पास अपना क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, यह तीनों चीजें होती हैं, किंतु संप्रभुता नहीं होती है, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। यानी किसी को आप राज्य कहेंगे कब? जब उसके पास अपना क्षेत्रफल होगा, अपनी जनसंख्या होगी और अपना शासन होगा। मान लीजिए हम भारत के किसी भी स्टेट की बात करें, यूपी, बिहार, किसी की भी, तो सबकी अपनी क्षेत्रफल है, उसकी अपनी जनसंख्या है, यानी वहाँ पे लोग निवास करते हैं। वहाँ का जो शासन है वो भी किसी न किसी मुख्यमंत्री, किसी न किसी राज्यपाल के पास है, यानी उनका अपना शासन है। लेकिन ये तीनों चीज़ें जिनके पास है वो केवल और केवल राज्य होगा, किंतु संप्रभुता नहीं। संप्रभुता का अर्थ होता है दबाव रहित, जिस पर कोई दबाव ना हो, जिस पर किसी का प्रभाव ना हो। और जो संप्रभुता होती है ये केवल देश के पास होती है। जो राज्य है उन पर भी दबाव है केंद्र सरकार का, ठीक है, तो उनके पास अपनी संप्रभुता यानी सोवर्निटी नहीं है। तो राज्य के पास केवल 3 चीजें होंगी: क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन। संप्रभुता नहीं होगी। अगर आपसे कभी एग्जाम में ये चारों चीजें दे दी जाए कि बताइए किसी राज्य के पास क्या नहीं होता है, तो उसकी संप्रभुता नहीं होती है। संप्रभुता केवल देश की होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे है अनुच्छेद 153। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे राज्यपाल साहब। देखिए, जब अनुच्छेद 100 माफ कीजिएगा, जब हम भाग 5 पढ़ रहे थे तो वहाँ सबसे पहले हमने राष्ट्रपति जी की चर्चा की हुई थी। उसी तरीके से भाग 6 में हम राज्यपाल की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि देश का संबंध जो राष्ट्रपति से है वही संबंध राज्य का राज्यपाल से है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे राज्यपाल की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की चर्चा की गई है, ठीक है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति जी का पद ब्रिटेन से लिया गया था, लेकिन जो राज्यपाल हैं इनका पद कनाडा से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। देखिए, ये कंपलसरी है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन मान लीजिए कुछ समय के लिए किसी राज्य में कोई राज्यपाल नहीं है, तो जो किसी और राज्य के राज्यपाल है उनको ही वहाँ का शासन दे दिया जाएगा। यानी एक ही राज्यपाल 2 राज्यों को देख सकता है। इस स्थिति में उनका वेतन उतना ही रहेगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों का वेतन मिलकर देंगे। यानी राष्ट्रपति साहब को जितना वेतन मिलता है उतना ही मिलेगा। मान लीजिए उनको 100 रुपये वेतन मिलता है और वो 2 राज्यों में है, तो दोनों राज्य अपना कुछ कुछ हिस्सा बांट लेंगे कि 50 रुपये आप दे दीजिए, 50 रुपये हम दे देंगे। मतलब जिस हिसाब से दोनों बांटे, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दोनों बांटेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक राज्यपाल को 2 राज्यपाल के बराबर वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है। वेतन उनको उतना ही मिलेगा, लेकिन दोनों राज्य मिल बांट कर उनका वेतन देंगे, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 154। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान रहता है। वास्तव में प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है। देखिए, जब हम भाग 5 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे राष्ट्रपति जी के बारे में भी हमने यही बात पढ़ी थी कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन औपचारिक प्रधान। मेन जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, किंतु औपचारिक प्रधान। जो वास्तव में प्रधान होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ पे ये दोनों चीजें सीरियल में है। देखिए, वहाँ पे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई थी, और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे, यानी वहाँ पे दोनों चीजें साथ में थी। यहाँ पे भी दोनों चीजें साथ में ही हैं। यानी अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद और 154 में कार्यपालिका का प्रधान, ठीक है। देखिए, कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी उन्हें शक्तियां मिली हुई हैं। देखिए,
सबसे पहले है कार्यकारी शक्ति। इसके तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि देखिए, जब देश की बात की जाए तो वहाँ के जो पदाधिकारी थे, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री थे, वहाँ पर राष्ट्रपति जी नियुक्त करते थे। लेकिन अगर राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं या फिर और पदाधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, ये है कार्यकारी शक्ति। फिर है विधायी शक्ति। यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। वे विधेयक को जब तक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक विधेयक नहीं बनता है। जब हम भाग 5 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी इसकी चर्चा हुई थी कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो ही सत्र बुलाते हैं और उस सत्रावसान भी वही करते हैं। उसके अलावा कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति जी सिग्नेचर नहीं कर देते। उसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम राज्य में राज्यपाल जी के लिए है कि वो ही सत्र को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और जब तक वो सिग्नेचर नहीं करते कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। मतलब सेम टू सेम चीज़ें ही हैं, जैसे राष्ट्रपति जी के लिए है वैसे राज्यपाल जी के लिए भी है। ठीक है। फिर है वित्तीय शक्ति। इसके तहत राज्यपाल आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं तथा पंचायतों में वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन कर सकता है? तो वो राज्यपाल जी। फिर है क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ कर सकते हैं, किंतु सेना के कोर्ट की सजा एवं मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 172 में राष्ट्रपति जी के जो क्षमादान शक्तियाँ थी उसके बारे में चर्चा की गई थी। सेम टू सेम उसी के तरीके से अनुच्छेद 161 में राज्यपाल जी के क्षमादान शक्तियों की चर्चा की गई है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि राज्यपाल जी हर तरीके की माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति जी हर तरीके की सज़ा को माफ़ कर सकते थे, लेकिन जो राज्यपाल जी होंगे वो सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। यानी अगर सेना की कोर्ट ने किसी को सज़ा दी हुई है तो राज्यपाल जी उसको माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति जी माफ़ कर सकते हैं सेना की सज़ा को। क्योंकि ये आपको भी पता है कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों का प्रधान राष्ट्रपति जी होते हैं, इसीलिए वो उनकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन सेना की सज़ा को राज्यपाल जी माफ़ नहीं कर सकते। उसके अलावा मृत्युदंड को भी माफ़ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जी मृत्युदंड को भी माफ कर सकते थे, लेकिन राज्यपाल जी मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। ठीक है। फिर है आपातकालीन शक्तियां। राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं। देखिए, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है ना? तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है। तो अब बताइए, किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति जी खुद नहीं देखते, बल्कि वो राज्यपाल जी के हाथ में सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। अगर किसी राज्य में किसी भी तरीके का आपातकाल लगा है तो उस समय पे उस राज्य की सारी शक्तियाँ राज्यपाल जी के हाथों में चली जाती हैं, जिसको राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विवेकाधिकार शक्ति। इसके तहत राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। यह तब किया जाता है जब किसी राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं और उसे 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। कहने का क्या मतलब है कि चाहे अब देश की बात करें या राज्य की बात करें, अगर सरकार बनानी है तो आधे से अधिक वोट आपको चाहिए, आधे से अधिक सीटें आपको चाहिए, जिसको बहुमत बोला गया है। लेकिन मान लीजिए कि जितनी पार्टी है किसी को भी बहुमत नहीं मिला है, यानी आधे से अधिक किसी को भी बहुमत मिला ही नहीं है, किसी को भी आधे से अधिक सीटें मिली ही नहीं हुई हैं। तो अब राज्यपाल जी क्या करेंगे? उस समय वो अपने विवेक का उपयोग करेंगे। जिस पार्टी के पास ज़्यादा वोट होंगे उन्हीं को, या फिर वो अपने हिसाब से किसी एक पार्टी को शासन दे देंगे, किसी एक को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन
उनके ऊपर शर्त ये होती है कि उनको 30 दिन के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, अगर उसने अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया तो पार्टी गिर जाती है और दोबारा चुनाव होगा। इसको विवेकाधिकार शक्ति कहते हैं। जब त्रिशंकु हो जाए राज्यसभा, जब विधानसभा त्रिशंकु हो जाए, ठीक है, किसी के पास बहुमत ना हो। फिर है विशेषाधिकार शक्ति। ये क्या है? इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप विशेष अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल पर उसके पद के दौरान उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किंतु दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। जब वे पद से हटेंगे तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे चर्चा की गई है अनुच्छेद 14। आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा ही होगा यार, वीडियो में हमने बताया हुआ है, जहाँ पे मूल अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 14 के तहत भारत के सभी व्यक्ति कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समान होंगे, है ना। लेकिन इसके अंडर में राज्यपाल जी को नहीं रखा गया है। ये उनमें अपवाद है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आपराधिक मुकदमा है, यानी जिसमें सजा दी जाती हो उसको आपराधिक मुकदमा कहते हैं। जैसे मारपीट की हो, मतलब कुछ भी जिसमें सजा दी जाती हो उसको आपराधिक मुकदमा कहते हैं। मान लीजिए राज्यपाल जी के ऊपर आपराधिक मुकदमा चला 10 साल, रिजल्ट आया, लेकिन राज्यपाल जी के पास समाधान शक्ति होती है। उधर से कोर्ट में उनको आएगा कि आपको 10 साल की सजा है, इस साइड में राज्यपाल जी सिग्नेचर करके अपनी सजा को ही माफ कर लेंगे। इसीलिए जब तक वे राज्यपाल हैं उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वो जैसे ही अपने पद से हटेंगे आपराधिक मुकदमा चला दिया जाएगा। लेकिन अगर दीवानी मुकदमे की बात किया जाए, यानी जहाँ पे हर्जाना दिया जाता है, जहाँ पे फाइन लगता है, तो वो मुकदमा उन पर चलाया जा सकता है, क्योंकि उनको वेतन तो मिल ही रहा है। अगर उन पे कोई लगेगा कुछ भी तो वो अपना सज़ा पूरी कर सकते हैं, अपना हर्जाना भर सकते हैं। यानी कि आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता, जबकि जो दीवानी मुकदमा है वो चलाया जा सकता है। उसके अलावा 2 और शक्तियाँ होती हैं। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर यानी कुलाधिपति होते हैं। यानी राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होंगे उनके चांसलर राज्यपाल जी होते हैं। फिर है, राज्यपाल के पास एक विवेकाधिकार शक्ति है, जिसके तहत राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर ना करके उसे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। देखिए, जब राष्ट्रपति जी के बारे में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे था कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति जी के क्या व्यवहार होंगे, उनकी क्या कार्यप्रणाली होगी। तो वहाँ पे 3 तरीके की वीटो की हमने चर्चा की हुई थी। अनुच्छेद 111 अगर आप लोगों को याद हो, उसमें क्या था? अत्यंतकारी वीटो, यानी पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए, पूरे विधेयक को ही रद्द कर दिया जाए, लेकिन वो हमारे संविधान में भी हटा दिया गया है। फिर उसके बाद था नीलमकारी वीटो, जिसके तहत राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए वो विधेयक लौटा देते थे। फिर था जेबी वीटो, वो जेब में रख के घूम रहे हैं, कोई मतलब ही उनको नहीं कि हम सिग्नेचर ही नहीं करेंगे। तो वो 3 तरीके की वीटो थी। उसी तरीके के वही तीनों वीटो राज्यपाल जी के पास भी हैं, लेकिन इनके पास एक स्पेशल वीटो है, जो है कि अगर इनके पास कोई विधेयक भेजा जाए, मान लीजिए वो देश विरोधी है या उसमें कुछ और दिक्कत है, तो वो सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो सीधे राष्ट्रपति जी के पास भेज देंगे। राष्ट्रपति जी देखिए, हमको इसमें कुछ डाउट लग रहा है, आपको जो सही लगे आप बताइए। राज्यपाल जी फ्री हो जाते हैं, वो हस्ताक्षर ना करके उसे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, यानी उस विधेयक को राष्ट्रपति जी के पास भेज देते हैं। ये स्पेशल शक्ति है जो कि केवल राज्यपाल के पास है, ठीक है। तो ये था राज्यपाल की शक्तियाँ। अब और भी इसमें और भी पार्ट है जिसमें राज्यपाल जी की नियुक्ति वगैरह की चर्चा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।